राज्य परिवार और काठमांडू से, मधेश से नहीं, लेकिन तराई के लोगों की बात को जिस तरह इन्होंने रखा, बल्कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। उन्होंने अंतरिम संविधान की बात की, अंतरिम संविधान में मधेशियों को मिले हुए अधिकारों की बात की, वो अधिकार छीन लिए गए, इस बात को यहां रखा। यहां तक कि आपने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता की बात की। उपसभापति जी, पहले संविधान में उन लोगों को यह अधिकार मिला हुआ था कि विवाह करके जो लड़की यहाँ से जाती थी, जिसका जिक्र किया पवन जी ने, रोटी बेटी का संबंध। तो रोटी बेटी का क्या संबंध है कि यहाँ से लड़कियाँ वहाँ बहुएं बन के जाती हैं, उनकी लड़कियाँ यहाँ आती हैं। तो जब यहाँ से लड़कियाँ बहू बनकर जाती थी तो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता यानी विवाह के आधार पर मिलने वाली सिटीजनशिप उन्हें मिल जाया करती थी। लेकिन इस नए संविधान में वो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। ये बात स्वयं डॉक्टर करण सिंह जी ने कही। जो इंक्लूजन की बात थी, प्रोपोर्शनल इंक्लूजन की बात, वो डॉक्टर करण सिंह ने कही। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जो बात सत्ताधारी दल की तरफ से इसके जवाब में मैं कही थी, वो सारी बातें डॉक्टर करण सिंह ने कही। पर जैसे मैंने कहा, उन्होंने दोनों वेदनाएं रखी। उन्होंने उन नेपाल के उन लोगों की वेदना भी रखी जो इस तरह की आपूर्ति के अभाव में कष्ट पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इतना संतुलित भाषण दिया, मैं आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपके बाद शरद यादव बोले थे, बैठे नहीं है शरद भाई, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कहने के बाद अंत में एक बात कही कि वर्तमान सरकार कहीं भटके ना, पुरानी सरकारें जिस तरह चल रही हैं उसी आधार पर समाधान निकाले। अगर वो यहाँ होते तो मैं उनको आश्वस्त करती, आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि किसी तरह की बेचैनी मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रा भी हमारे मन में कोई कालिक होती तो हम चर्चा से भागते। लेकिन यहाँ मेरी कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर्स बैठे हैं। मेरी ही कंसल्टेटिव कमेटी में डॉक्टर करण सिंह भी हैं, डीपी त्रिपाठी भी हैं, डी राजा भी हैं। एक बार इन लोगों ने कहा कि हम लोग तो चाहते थे नेपाल पर चर्चा करना है, तो मैंने कहा कर लेते हैं। तो कहा कि अब तो सत्र आ जाएगा, मैंने कहा सत्र से पहले कर लेते हैं। उन्होंने कहा सत्र से पहले तो समय कहाँ बचा, मैंने कहा जितना बचा है उसमें कर लेते हैं। और एक अलग स्पेशल मीटिंग कंसल्टेटिव कमेटी की मैंने केवल नेपाल पर रखी, केवल नेपाल पर, और हर व्यक्ति ने खुल करके अपनी बात रखी। और उसमें भी मैंने ये आंकड़े दिए और कहा कि इस परसेप्शन से हटिए। तभी डी राजा कह रहे थे कि वो कहेंगे कि ये परसेप्शन है, इस परसेप्शन से हटिए। उस दिन के आंकड़े मैंने दिए और इतनी अच्छी चर्चा हुई। जब कॉलिंग अटेंशन आया पवन वर्मा जी का, मुझसे राज्यसभा सचिवालय ने पूछा कि इसके कब लगा दें। मैंने कहा जी 3 तारीख को मैं आ रही हूँ राज्यसभा में, बृहस्पति का दिन मेरा होता है प्रश्नकाल का, लगा दीजिए। उस दिन भी मैंने स्वीकार करके मैं 3 तारीख को खड़ी हुई। जब सबने कहा कि 3 मिनट बहुत कम है, 3 मिनट में हम अपनी बात पूरी नहीं कह सकेंगे, तो मैंने ही आपसे कहा कि आप इसको शॉर्ट ड्यूरेशन में बदल दीजिए ताकि चर्चा पूरी हो जाए। तो मैं शरद भाई को कहना चाहती हूँ, किसी तरह के डर की जरूरत नहीं है। वर्तमान सरकार उसी कदम पर चलेगी जिस पर पूर्ववर्ती सरकारें चली हैं। तो अगर उनके मन में किसी भी तरह का कोई शक व शुबा है तो वो निकाल दें। मैं आज एक जिम्मेदार मंत्री के नाते खड़े होकर के यहाँ कह रही हूँ। अध्यक्ष जी, उसके बाद रवि वर्मा बोले, पर रवि वर्मा ने 2 बातें कही। एक तो उन्होंने आशंका व्यक्त की मधेशियों की बात करने के बाद कि कहीं ये सरकार ऐसा तो नहीं कर कुछ और रही है और दिखा कुछ और रही है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वो ये सरकार नहीं करती। हम जो कर रहे हैं वही दिखा रहे हैं, और ये बात आप किसी से भी वहाँ पूछ सकते हैं। इसलिए हम कर कुछ और रहे हैं या दिखा कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, एक आपकी जो चिंता थी मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, जिसमें आपने ये कहा कि कहीं यह आंदोलन हिंसक हो गया तो इसका सबसे बड़ा बुरा असर भारत पर होगा। और वास्तव में यही चिंता थी जिसने फॉरेन सेक्रेटरी को वहाँ भिजवाया था। हमने यही बात कहने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी को वहाँ भेजा था। बार बार ये प्रश्न उठाया जा रहा है। पवन जी ने भी कहा कि 25 अगस्त के बाद आपने क्या, जब प्रधानमंत्री का फ़ोन पर बात हुई उसके बाद आपने क्या एंगेजमेंट की। मैं पूछना चाहती हूँ पहले तो पवन जी, जो पहले की जनवरी से अगस्त तक की एंगेजमेंट है, क्या वो महत्व नहीं रखती? जिस समय यह संविधान बनने जा रहा था, आप जानते हैं किस लेवल की एंगेजमेंट भारत की हुई है, किस स्तर की? जनवरी 2015 में विद्या भंडारी यहाँ आई, मार्च 2015 में बाबूराम भट्टाराय यहाँ आए, जुलाई 2015 में प्रचंड यहाँ आए, और जून में और अगस्त में शेर बहादुर देवबा यहाँ आए।
और जून में मैं स्वयं वहाँ गई, और मैं वहाँ गई तो केवल इंटरनेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेके नहीं आ गई, हर एक नेता से मैं मिली, और ओली जी से तो अलग मैंने अलग से बात की। ये एंगेजमेंट कम है क्या? अगर आप इनकी पार्टियां देखें तो सारी बड़ी पार्टियां आ जाती हैं। शेर बहादुर देवबा नेपाली कांग्रेस के, विद्या भंडारी माले की, ये दोनों सत्ताधारी दल का एक कोलिशन, माले एनसी का सहयोगी दल दोनों, प्रचंड और बाबूराम भट्टाराय प्रमुख विपक्ष के, इन लोगों से हमारा एंगेजमेंट हुआ। एक दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन कोई नेपाल से नहीं आता था, लेकिन मैंने केवल उन 4 बड़े लोगों की बात की, और ये जनवरी से अगस्त तक की बात है, और जून में मैंने स्वयं जाकर बात की। तो अगस्त से सितंबर के बीच में क्या हुआ? ये हुआ ही सब कुछ अचानक है। और डॉक्टर साहब, इस प्रक्रिया को आपने अगर देखा हो, ध्वनि तो ये आ रही थी कि संविधान अभी बन ही नहीं रहा, फिर टल रहा है, फिर टल रहा है। अचानक एक दिन आया कि संविधान सभा की बैठक बुला ली गई और संविधान तो पारित हो रहा, और 2 दिन के अंदर बिना बहस के संविधान पारित हो गया, बिना बहस के, बिना डिस्कशन के संविधान पारित हो गया। जब वो संविधान सामने आया तब पता चला कि वो अंतरिम संविधान, कौन सोच सकता था? आप मुझे बताइए, आपने अंतरिम संविधान की बात की, वो अंतरिम संविधान जो 2007 में आया, जिसमें ये दोनों बातें लिखी गई थी, इन द केस ऑफ मधेश इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ये लिखा गया था 2007 में, और प्रोपोर्शनल इंक्लूजन की बात थी। ये दोनों बातें 2007 के संविधान में थी। जो बात मान ली गई है उससे लोग पलट जाएंगे, वो हटा दी जाएगी, ये कोई सोच सकता था क्या? कोई कल्पना कर सकता था? लेकिन जब संविधान सामने आया 2 दिन बाद, बिना बहस के पारित हुआ हुआ संविधान, तब दिखाई पड़ा कि बाकी चीजें जो मांगी जा रही थी उनको तो छोड़ो, ये 2007 का संविधान भी पलट दिया गया। तब यह हुआ कि उनसे जाकर के बात की जाए कि प्रोमलगेशन से पहले कम से कम ये जो 2 चीजें पुराने संविधान में थी वो आए। लेकिन हमने ये भी नहीं कहा, कहते कोई लॉर्ड कर्जन की तरह बोला और मिसबिहेव किया। हमने केवल ये जताया कि देखो, अगर यहाँ आंदोलन शुरू हो गया और कल को वो आंदोलन हिंसक हो गया तो उसका सीधा सीधा बुरा असर भारत पर पड़ेगा, और हमारा एक बॉर्डर शांत है, कृपया उसको शांत रहने दीजिए। जो बात रवि वर्मा जी ने की कि अगर आंदोलन हिंसक हो जाएगा तो भारत पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये बात केवल कहने के लिए एफएस गए थे। और जो मणि जी कह रहे हैं, एक्चुअली में उसका असर हुआ। आप कहते हैं कि 2 दिन के बाद प्रोमलगेशन हो गया, प्रोमलगेशन से पहले हमने भेजा था। अरे प्रोमलगेशन के बाद नई सरकार आने से पहले पहले वो 2 अमेंडमेंट उन्होंने क्यों किए? क्योंकि जिसका हमने चेतावनी दी थी वो घट गया, मधेशी आंदोलन शुरू हो गया, तब तक नई सरकार नहीं बनी थी। लेकर के आए जो 2007 के संविधान में थे, और उन्होंने कैबिनेट से उसको पारित करवाया। तो ये नहीं था कि वो बेअसर चली गई चीज। बात केवल इतनी कि 2 दिन पहले अगर वो उसको कर लेते तो प्रोमलगेट वो इन्हीं के साथ होता, और अगर इन दोनों प्रावधानों के साथ प्रोमलगेट होता तो आंदोलन एक दिन भी नहीं होता। लेकिन चूंकि मधेशियों को ये लगा कि उनका हित में नया तो क्या सुरक्षित होना था, नई मांग तो क्या मानी जानी थी, पुराने भी चली गई, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया। तो बाद में सुशील कोइराला जी को लगा कि वो बात सही थी, वो अमेंडमेंट आनी चाहिए, और अपने रहते ही उन्होंने वो कैबिनेट में अमेंडमेंट करवाया। तो इसलिए ये कहना कि कोई लॉर्ड कर्जन बन के चला गया और कोई मिसबिहेव कर रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो मैं आपसे एक यही बात कहना चाहती हूँ उपसभापति जी, क्योंकि 2-1 चीज़ों का सिर्फ मुझे थोड़ा दुख हुआ। टीके रंगराजन अपने आप में बहुत अच्छा बोलते हैं, पर पता नहीं आज किसने इनका भाषण तैयार करके दिया था। ये पढ़ रहे थे, सारे तथ्य गलत थे, सारे तथ्य। पहला वाक्य उन्होंने बोला, क्या बोला? उनकी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा नेपाल की थी। प्रधानमंत्री की पहली यात्रा नेपाल की थी ही नहीं। पहली यात्रा उनकी भूटान की थी, दूसरी जापान की थी, उसके बाद गए थे वो तो नेपाल। आई रिक्वेस्ट दी आरएसएस, उस समय मैं टोकना नहीं चाहती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से बहस चल रही थी, तो मुझे लगा अंत में जवाब दूंगी। आरएसएस कहाँ से आ गया यहाँ? सरकार आरएसएस चला रही है क्या? आरएसएस को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं ब्लॉकेड मत करो। मैं आपको बता रही हूँ, नहीं आप कह रहे हैं कि वो ब्लॉकेड वो कर रही थी। कौन ब्लॉकेड कर रहा है? मतलब आप पूरे के आप इतने जिम्मेदार उसके व्यक्ति के तौर पे बोल रहे हैं। आपने कहा कि सॉवरेन स्टेट में आप इंटरफियर को क्यों कर रहे हो? अरे आपके रहते रहते डीपी त्रिपाठी ने बोला
कि हमको ले गए थे और हमको स्टैंडिंग ओवेशन मिला पार्लियामेंट में। जब शांति प्रक्रिया होती है और कॉमरेड सीताराम येचुरी को बुलाया जाता है तब नेपाल सॉवरेन स्टेट नहीं होता। एक तरफ आप कह रहे हो कि भारत ने भूमिका नहीं निभाई, दूसरी तरफ कह रहे हो स्वायत्त देश है, भूमिका क्यों निभाई? तो दोनों में से एक चीज तो बता दो ना, क्या करें? जो करें वो मैं बताती हूं। वो स्वायत्त देश हैं, उनकी स्वायत्तता का हम पूरा पूरा सम्मान करते हैं। और हम जो उन्हें जिस शब्द पर कष्ट हुआ मणिशंकर जी को, हम उन्हें प्रेस्क्रिप्शन नहीं देते। वी आर नॉट प्रेस्क्रिप्टिव, हम उन्हें सलाह देते हैं। और इसीलिए मेरे स्टेटमेंट में बार बार एडवाइस शब्द आया है। हम सलाह देते हैं, एक मित्र के नाते, एक शुभचिंतक के नाते सलाह देते हैं। हम उन्हें ये चेता रहे थे कि अगर ये सब हो गया तो भारत के ऊपर तो इसका बुरा असर होगा ही, नेपाल और भारत दोनों के रिश्तों पर असर आएगा। इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि वार्ता से रास्ता निकाल लो, सहमति से रास्ता निकाल लो। ये ब्लॉकेट भारत का किया हुआ नहीं है, ये उनके लोग कर रहे हैं। हम कहां से लाख लाख लोगों को ले आएंगे? हम कहां से ले आएंगे? उनको लगता है कि उनके हितों की अनदेखी हुई है और उन्हें लगता है कि उन्हें जो कुछ मिला हुआ था अंतरिम संविधान में वो भी खत्म हो गया है, इसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। और भारत तो उसके बावजूद उन नाकों से सारी सप्लाई भेज रहा है जो नाके खुले हैं, लेकिन जो नाके बंद हैं, जहां मधेशी बैठे हैं, आप मुझे बताइए वहां से मैं कैसे ट्रक जाने दूं? दो तरीके हो सकते हैं, या तो गोली चलवा के उनको मरवा दूं, उठवा दूं, कुछ मरेंगे कुछ उठ के भाग जाएंगे डर के, और या ट्रकों को कहूं कि रौंदते हुए चले जाओ। क्या दोनों में से एक भी चीज हो सकती है या होनी चाहिए? एक भी चीज उसमें से डिजायरेबल है? और अगर नहीं है तो यही कह सकते हैं ना कि भैया पॉलिटिकल सहमति के आधार पर रास्ता निकाल लो। जो बात हमारे यहाँ हक साहब ने कही, उन्होंने मधेशियों की बात करके अंत में यही कहा कि आप रास्ता निकालो। तो मैं उनसे कहने जा रही हूं कि हम वही कर रहे हैं। सलीम अंसारी जी उनके बाद बोले तो बोले पहली बार इतनी खराब स्थिति हुई है, पहली बार। मैं कहना चाहती हूं पहली बार नहीं हुई। और इसके साथ ही रेणुका चौधरी जी और मणिशंकर अय्यर जी का जवाब देना चाहती हूं। मैंने रेणुका जी, आपने ये कहा कि व्हेन वी वर इन पावर देयर वर वेरी गुड बायलैटरल रिलेशंस विद नेपाल। मैंने जो कहा कि 17 साल में कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, उसमें से 10 साल आप ही की सरकार थी, किसी और की नहीं थी। 23 साल तक अगर जेसीएम नहीं हुआ तो 17 साल उसमें आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, किसी और की नहीं गई थी। लेकिन सलीम अंसारी जो कह रहे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाह रही थी, सलीम अंसारी जी ने जो कहा कि पहली बार, मैं नाम लेना नहीं चाह रही थी लेकिन नाम लिया है मणिशंकर अय्यर ने राजीव गांधी का, और किसी दूसरे संदर्भ में उनकी बड़ाई करते हुए लिया है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ ये पहली बार नहीं हुआ। उनके शासनकाल में 1.25 साल तक ब्लॉकेड रहा था और भारत ने किया था, जगजाहिरा तौर पर किया था। जब ट्रेड ट्रीटी की बात, नो, आपने नेपाल की बात कर रही हूँ, नेपाल के साथ 1.25 साल ब्लॉकेड रहा है, 1.25 साल ब्लॉकेड रहा है। मैं नाम लेना नहीं चाहती थी लेकिन आपने मुझे नाम लेने पर मजबूर किया क्योंकि आपने नाम लिया। तो रेणुका जी का ये कारण का मतलब क्या होता है? कारण का क्या अर्थ होता है? ट्रेड ट्रीटी के कारण हुआ। मैं अंसारी जी का जवाब दे रही हूं, उन्होंने कहा पहली बार हुआ, पहली बार नहीं हुआ है। हाँ, तो उनका जवाब दे रही हूं कि पहली बार नहीं, पहली बार नहीं हुआ है। मैं एक तो ये कह रही हूं कि पहली बार नहीं हुआ है। मार्च 89 से जून 90 तक ब्लॉकेड चला और जाहिरा तौर पर चला कि भारत ने ब्लॉकेड किया है। इसलिए, और ये जो आप कह रही हैं कि जब हम थे तो बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशंस थे, वो दिखा रही हूं मैं कि 23 साल जो नहीं हुआ जेसीएम, उसमें 17 साल आप थे। जो नहीं गए प्रधानमंत्री कोई 17 साल में, उसमें 10 साल आप थे। तो इसलिए हम कम से कम तथ्यों को सही रखें। और मैं तो इस तरफ भी जाना नहीं चाहती थी अगर मणि मुझे मजबूर नहीं करते, क्योंकि उनका आखिरी भाषण ऐसा था जिसने पूरे की पूरे सौहार्द